ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। आर्चेस का दूसरा लेक्चर है। द आर्च में भी, अच्छा यहाँ पे पहले देखते हैं, पहले सिंपल आर्च देखते हैं। आर्च जो है ना, बेसिकली जो है वो स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसको हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि लोड को ट्रांसमिट किया जा सके ग्राउंड तक। ठीक है, आर्च में जैसे हम कभी बीम को कास्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, सरिया प्रोवाइड करते हैं। आर्च में क्या होता है, अगर कोई परफेक्टली आर्च बनाया जा रहा है तो उसमें हमको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं ज़रूरत होती है? क्योंकि उसमें जो आने वाला लोड है वो कंप्रेशन मीडियम के थ्रू, कंप्रेशन लोड के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। उस आर्च में कहीं से भी टेंशन डेवलप नहीं होता है। जो आर्च होता है उसमें कहीं से भी टेंशन डेवलप नहीं होता है, ये हमेशा ही कंप्रेशन में होता है। इसका पूरा कोई भी सेक्शन अगर हम कट करें तो उसमें कंप्रेशन लोड ही रहता है, उसमें कहीं टेंशन डेवलप नहीं होता है। इसलिए क्योंकि टेंशन डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर दूसरी बात यह है कि जब कंप्रेशन लोड रहता है तो हमको ब्रिक का या स्टोन का यूज़ करके हम आर्च बना सकते हैं। ठीक है, बिना किसी रेनफोर्समेंट के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। The arch may be defined as mechanical arrangement of wedge-shaped block of stone or brick which mutually support each other, and entire arch is supported at the end by pier or abutment. ठीक है, जो आर्च होता है वो मैकेनिकली अरेंज होता है वेज शेप स्टोन का या ब्रिक का। ठीक है, वो वेज शेप स्टोन या ब्रिक का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि वो जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें और पूरा लोड जो है वो पायर या अबटमेंट को ट्रांसफर करें। The wedge shape units are so arranged together along a curved line that they balance their own weight by mutual pressure and exert a vertical pressure only which can be sustained by support below. ठीक है, जो वेज शेप होता है, जो वेज शेप का हम स्टोन या ब्रिक यूज़ करते हैं वो एक कर्व लाइन में इस तरीके से अरेंज होता है ताकि वो अपना लोड जो है वो खुद बैलेंस करे। ठीक है, और उस पर लगने वाले जो प्रेशर हैं वो क्या करे, वो वर्टिकल डायरेक्शन के थ्रू जो है वो सपोर्ट को ट्रांसफ़र करें। ठीक है, स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ आर्च डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ विस्कोसियस एंड कोहेजन ऑफ मोर्टार। ठीक है, स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि जो विस्कोसियस यूज़ कर रहे हैं और जो मोर्टार यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग है, उनके बीच में कितना फ्रिक्शन है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आर्च जो है वो किस किस वजह से इफेक्ट आता है उसमें, अब ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्रशिंग ऑफ आर्च मटेरियल, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्रश हो जाए। स्लाइडिंग ऑफ विस्कोसियस। ठीक है, जो वेज शेप का हम लोग विस्कोसियस यूज़ करते हैं उसका स्लाइड हो जाए, वो सरक जाए, अपनी जगह से, अपने पोजीशन से स्लाइड हो जाए। फिर उसके बाद रोटेशन ऑन ओवर टर्निंग अबाउट एन एज। ठीक है, एज से या तो वो रोटेट हो जाए या ओवर टर्न हो जाए। और लास्ट है क्या, डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट। जो भी सपोर्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं आर्च पे उसका डिफरेंशियल सेटलमेंट होना। ये अगर दोनों एक ही बराबर सेटलमेंट होगा तो ये आर्च सेफ होगा, लेकिन अगर आर्च का ये पार्ट जो है वो तेज़ी से सेटल हो रहा है और ये पार्ट धीरे सेटल हो रहा है तो ये क्या होगा कि ये आर्च जो है वो सेफ नहीं रहेगा, इसमें क्रैक आ जाएगा या ये फेल कर जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से, सपोर्ट के डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से भी इसमें फेलियर आता है। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम ऑफ आर्चेस पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, हाँ,
स्टेबिलिटी ऑफ आर्च को मेंटेन करने के लिए कुछ पॉइंट हैं जो हमको नोट करना होता है। जैसे क्या है, क्रशिंग ऑफ आर्च। क्रशिंग ऑफ आर्च क्या है? टू प्रिवेंट क्रशिंग ऑफ आर्च मटेरियल विच अकर when thrust at some point of arch creates the safe crushing strength of the material point considered arch। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्रशिंग ऑफ आर्च। जो मटेरियल हम आर्च बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसका क्रश होना। तो ये कब होगा? जब किसी आर्च में किसी पॉइंट पे जो डिजाइन लोड है उससे ज्यादा लोड आएगा, ठीक है, तब वो मटेरियल जो है वो क्रश हो जाएगा। जैसे अगर कोई मेंबर जो है, कोई आर्च या कोई मेंबर हम 10 किलो न्यूटन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए या 10 किलो न्यूटन पॉइंट लोड में अगर डिजाइन कर रहे हैं और उस मेंबर पे अगर इतना लोड या इससे ज्यादा लोड आ गया तो क्या करेगा कि वो मटेरियल जो है वो क्रश हो जाएगा और मेंबर जो है वो फेल कर जाएगा। तो सेम इसमें भी है कि आर्च में किसी पॉइंट पे अगर जो लोड है वो सेफ क्रशिंग स्ट्रेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा आ गया तो ये मटेरियल जो है वो क्रश हो जाएगा, ठीक है, और आर्च जो है वो फेल कर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? साइज ऑफ स्कोरियस शुड बी एडिक्वेट टू रेसिस्ट एंटिसिपेटेड थ्रस्ट। ठीक है, जो साइज है रिसोर्सियस की, ठीक है, वो इस तरीके से हो, वो इतना हो ताकि वो जो है वो अपवर्ड थ्रस्ट, जो थ्रस्ट है, जो रेसिस्टेंट थ्रस्ट है वो बियर कर सके। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आर्च का जो रेडियस है, इसका साइज डिपेंड करता है कि जो आर्च का रेडियस है वो किस तरीके का है। ठीक है, बहुत बड़ा रेडियस है तो इसका साइज भी बड़ा हो सकता है। बहुत छोटा अगर रेडियस है आर्च का तो इसका साइज हम छोटा ही रखते हैं। ठीक है, फिर क्या है? स्मॉल स्पैन थिकनेस ऑफ आर्च रिंग इज केप्ट यूनिफॉर्म फ्रॉम क्राउन टू स्प्रिंगिंग। ठीक है, अगर जो आर्च है वो शॉर्ट स्पैन का है, ठीक है, छोटा स्पैन है उसका, तो जो आर्च का थिकनेस है, ठीक है, आर्च के रिंग का जो थिकनेस है वो हम लोग यूनिफॉर्म रखते हैं क्राउन से स्प्रिंगिंग तक। जो स्प्रिंगिंग लाइन है वहाँ तक, या स्प्रिंगिंग पॉइंट है वहाँ तक जो है वो आर्च का थिकनेस जो है वो हम लोग सेम रखते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं। अब यहाँ कुछ मैथमेटिकल तरीके से बताया गया है कि कितना रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, थिकनेस ऑफ रिंग, थिकनेस ऑफ रिंग कितना रखते हैं? 1/12 ऑफ द स्पैन। ठीक है, अगर 12 मीटर का स्पैन है तो हम क्या करेंगे, जो थिकनेस आएगा वो 8 मीटर का आएगा। ठीक है, यानी जितना बड़ा स्पैन है, स्पैन का लेंथ डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा थिकनेस ऑफ रिंग। ठीक है, रिंग का थिकनेस कितना रखेंगे ये हमको पता चलेगा। अगर थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं, कब? जब स्पैन जो है वो 1.5 मीटर का होता है। थिकनेस जो है वो 30 सेंटीमीटर रखते हैं जब स्पैन जो है वो 1.5 मीटर से 4 मीटर तक होता है। फिर 40 सेंटीमीटर का थिकनेस रखते हैं जब स्पैन जो है वो 4 मीटर से 7.5 मीटर के बीच में होता है। और अगर लार्जर स्पैन है, ठीक है, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर लिखा हुआ। अगर स्पैन जो है वो 7 मीटर से ज़्यादा है, 7 मीटर या उससे ज़्यादा है, तो थिकनेस ऑफ आर्च रिंग में बी इंक्रीज एट स्प्रिंगिंग बाय अबाउट 20% थिकनेस एट क्राउन। ठीक है,
अगर स्पैन जो है वो 7 मीटर से ज़्यादा है तो रिंग का जो थिकनेस है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंगिंग लाइन के अबाउट, ठीक है। और अगर क्राउन का जैसे स्पैन जो है वो 7 मीटर का है तो जो स्प्रिंगिंग के अबाउट जो है उसका थिकनेस जो है वो 20% ज़्यादा होगा एज कंपेरेबल टू क्राउन, ठीक है। अगर आर्च है और इसका स्पैन जो है वो 7 मीटर का है या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ का थिकनेस जो होगा अगर स्मॉल टी है तो यहाँ का जो थिकनेस होगा, इस पार्ट का जो थिकनेस होगा वो टी प्लस 20% ऑफ टी होगा, ठीक है। यानी इस थिकनेस यहाँ का जो थिकनेस है, यहाँ का जो थिकनेस है उससे ज़्यादा यहाँ थिकनेस होगा, कितना, 20% ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है, फिर only first class block should be used, and for larger span arch may be strengthened by steel reinforcement so that safe crushing strength is not exceeded, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्लॉक ही हम लोग यूज करते हैं लार्जर स्पैन के लिए, ठीक है। और अगर स्पैन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो हम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें स्टील का भी यूज करते हैं ताकि उसका सेफ क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीड ना करे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है स्लाइडिंग ऑफ विस्कोसियस टू प्रिवेंट स्लाइडिंग वन ओवर अदर ऑल बेड joints should be perpendicular to the line of least resistance. Normally they are made normal to the curve of arch where they are nearly perpendicular to the line of least resistance, ठीक है। तो जो ब्लॉक रखते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, वो इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो नियरली जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो उस लाइन के अबाउट अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर हो ताकि वो अच्छा रेसिस्ट करे, ठीक है। जो लाइन ऑफ रेसिस्टेंट है, जो ब्लॉक हम प्लेस करते हैं, ठीक है, जो जॉइंट हम बनाते हैं उस ब्लॉक को अगर लाइन ऑफ एक्शन से देखा जाए तो वो लाइन ऑफ एक्शन से वो ब्लॉक जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है, डेप्थ ऑफ एसोसिएट शुड बी एडिक्वेट टू रेसिस्ट द टेंडेंसी ऑफ जॉइंट, ठीक है। जो डेप्थ है एसोसिएट का वो इतना होना चाहिए ताकि वो जॉइंट को रेसिस्ट कर सके, टू ओपन एंड स्लाइड अपॉन वन अनदर, ठीक है, ताकि वो खुले ना और स्लाइडिंग को जो है वो अवॉइड किया जा सके, ठीक है। इतना उसमें टेंडेंसी होना चाहिए ताकि वो जो है स्लाइडिंग को रेसिस्ट कर सके और वो ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए कहीं से। फिर रोटेशन अबाउट वेज, ठीक, rotation about wedge to prevent this, line of resistance or thrust at any section should be within mid third of arch height, ठीक है। जो लाइन ऑफ रेसिस्टेंट है वो सेक्शन से मिड थर्ड पे होना चाहिए उसके हाइट से, ठीक है। जो लाइन ऑफ रेसिस्टेंट है या थ्रस्ट है वो मिड थर्ड होना चाहिए उसकी हाइट से, ठीक है। फिर थिकनेस ऑफ आर्च and its curve are so designed that time of thrust at least fall within the section crosses each joint away from the edge, ठीक। thickness of arch and its curve are so designed that the time of thrust at least fall within the section,
ठीक है। तो जो थिकनेस ऑफ आर्च है वो इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं ताकि जो लाइन ऑफ एक्शन है, वो टाइम ऑफ थ्रस्ट जो है, वो लाइन ऑफ थ्रस्ट है, वो सेक्शन में ही फॉल करे, ठीक है, सेक्शन के बाहर ना जाए। एंड क्रॉसेस की जॉइंट अवे फ्रॉम द एज, और जो उसके एज है उसको क्रॉस ना करे, ठीक है। फिर क्या है, टू सेफ गार्ड अगेंस्ट डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंशियल सेटलमेंट, जो सपोर्ट है उसका सेटलमेंट जो है वो डिफरेंशियल ना हो, मतलब कि अगर दो सपोर्ट है आर्च का, तो वो दोनों अगर सेटलमेंट हो रहा है तो वो दोनों जो है वो यूनिफॉर्म सेटलमेंट हो, दोनों एक बराबर ही सेटल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक सपोर्ट जो है वो धीरे से उसका वो धीरे सेटल हो, ये सेटलमेंट हो उसका, या ज़्यादा सेटलमेंट हो और दूसरे वाले का कम हो। Abutment should be sufficiently strong to resist the thrust of an arch due to self-weight and superimposed load. जो आर्च का एबटमेंट है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग हो ताकि उसका सेल्फ वेट और जो उसके ऊपर लोड आ रहा है, सुपर इम्पोज लोड आ रहा है, वो दोनों ही बियर कर पाए। फॉर एबटमेंट ऑफ एम्पल साइज सेगमेंट आर्च इज स्ट्रॉन्गेस्ट। एम्पल साइज के लिए जो सेगमेंट आर्च है वो स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर स्मॉल साइज ऑफ सपोर्ट सेमी सर्कुलर और पॉइंटेड आर्च इज यूज, ठीक है। और स्मॉल साइज का अगर है, साइज ऑफ सपोर्ट जो है वो सेमी सर्कुलर और पॉइंट, स्मॉलर सपोर्ट यूज करते हैं सेमी सर्कुलर और पॉइंट आर्च के लिए, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्च इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एक्सर्ट नो थ्रस्ट ऑन अबटमेंट एंड फायर, ठीक है। सेमी सर्कुलर आर्च जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और वो अबटमेंट के ऊपर कोई भी थ्रस्ट अप्लाई नहीं करता है। Whatever be the shape of the arch, it should be symmetrical to avoid differential settlement of the support, ठीक है। अब आर्च का कोई भी शेप हो, ठीक है, वो इलिप्टिकल हो, पैराबोला हो, या सर्कुलर हो, सेमी सर्कुलर हो सॉरी, या कॉम्बाइन ऑफ टू सर्कल हो, चाहे जिस तरीके से भी हो, लेकिन वो सिमेट्रिकल रहेगा तो क्या होगा कि उसका सपोर्ट का सेटलमेंट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंशियल सेटलमेंट सपोर्ट का नहीं होगा। इसलिए जो भी आर्च हम बनाते हैं वो सिमेट्रिकल बनाते हैं ताकि जब भी सेटलमेंट हो तो यूनिफॉर्म हो, डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो, ठीक है। अब कितने टाइप के आर्च होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जितना भी था इसमें देख रहे कि कितने टाइप के इसमें स्टेबिलिटी का कितने टाइप का इसमें प्रॉब्लम आता है, किस किस वजह से आता है, ये सब तो हम लोग देख लिए, ठीक है। इसका ये भी पूरा देख लिए कि इसमें क्या क्या है, ये सब भी पूरा देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के आर्च होते हैं, ठीक है, और उसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो